हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सेल्फी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किशोरावस्था में शिशु अवस्था में, स्कूलगामी अवस्था में, वृद्धावस्था में कैसा आहार आयोजन लेना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, शिशु के लिए आहार आयोजन तो 1 वर्ष से नीचे बच्चे शिशु माने जाते हैं। तो 1 वर्ष से जो जितने बच्चे नीचे होंगे वो शिशु माने जाएंगे। स्तन दूध मात्र प्रारंभिक, तो स्तन दूध मात्र प्रारंभिक 4 माह के लिए पर्याप्त होता है। जो आपका स्तन दूध है वो मात्र प्रारंभिक जो 4 माह है उसके लिए पर्याप्त होता है। बच्चे के जन्म के 1 से 3 दिन बाद तक स्तन से एक गाढ़े पीले रंग का पदार्थ बाहर निकलता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम में जीवन देने वाले तत्व होते हैं। जन्म के समय एक बच्चे का भार 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.0 किलोग्राम होता है। 1 वर्ष में बच्चा जन्म से 3 गुना तक भार ग्रहण कर लेता है, अर्थात 7.5 से लेकर 9 किलोग्राम तक। बच्चा 1 वर्ष में 7.5 सेंटीमीटर कद वृद्धि करता है। शैशवावस्था अत्यधिक वृद्धि और विकास की अवस्था होती है। भार ग्रहण करना बाल वृद्धि का सबसे अच्छा निर्देश होता है। शैशवावस्था में मांसपेशियां आकार मजबूती में बढ़ती हैं। मस्तिष्क, गुर्दे, पाचन तंत्र अपनी क्रियात्मक क्षमता में सुधरते हैं। वयस्कों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता 40 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार होनी चाहिए। शिशुओं के लिए यह शरीर भार का 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम की होती है। शिशुओं में यह शरीर भार की 2.05 ग्राम किलोग्राम होती है। शिशुओं के लिए पोषक तत्व तो देखिए, ऊर्जा देना, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण, विटामिन ए, विटामिन सी। शिशुओं को स्तन दूध जन्म के 3 से 4 दिन बाद प्राप्त होता है। स्तन दूध शिशु के लिए सबसे पोषक तथा संतुलित आहार होता है। शिशु को जन्म के 4 माह बाद परिशिष्ट आहार देना चाहिए। मानव दूध में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व हैं ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। विभिन्न स्तनधारियों के दूध का संगठन, ये पेपर में क्वेश्चन आया भी था। तो देखिए, माँ का दूध, गाय का दूध, गधी का दूध, भैंस का, बकरी का। देखिए, माँ के दूध में ऊर्जा 65, प्रोटीन 1.1, वसा 3.4, कार्बोहाइड्रेट 7.4, कैल्शियम 28 होता है। गाय के दूध में ऊर्जा 67, प्रोटीन 3.2, वसा 4.1, कार्बोहाइड्रेट 4.1 और कैल्शियम 120 होता है। गधी के दूध में 48 ऊर्जा होती है, 2.1 प्रोटीन होता है, 1.5 वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट 6.5 होती है, कैल्शियम 80 होता है। भैंस के दूध में 117 ऊर्जा, 4.3 प्रोटीन, 6.5 वसा, कार्बोहाइड्रेट 1.0, कैल्शियम 210। बकरी के दूध में 72, प्रोटीन 3.3, वसा 4.5, कार्बोहाइड्रेट 4.6 और कैल्शियम 170। स्तनपान के लाभ क्या हैं, इम्पोर्टेंस क्या है स्तनपान करने के? तो यह शिशुओं को संक्रमण और संक्रमित आहार से सुरक्षा देता है। यह दूषण रहित होता है, यह सुरक्षित आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ये काफ़ी किफ़ायती होता है। यह माँ और शिशु के बीच में एक मजबूत संबंध बनाता है। अतिशीघ्र देर से परिशिष्ट आहार देने से शिशु कुपोषण व संक्रमण का शिकार हो जाता है। कुछ महंगे शिशु आहार जैसे अमूल है, लैक्टोजिन है, फेरेक्स है, सूखा दूध है, सेरेलैक है, जिन्हें पद्धति आहार कहते हैं। तो पद्धति आहार किन्हें कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं। सन 1989 में शिशु के लिए राज्यसभा ने दूध आहार फीडिंग बॉटल्स बिल पारित किया। यह बिल लोकसभा में पारित होने के बाद अधिनियम बन गया। शिशु आहार श्रेणी के परिच्छेद सूचना तथा शिक्षा, यह वैज्ञानिक और वास्तविक होना चाहिए। इसमें स्तनपान के लाभ, मूल क्रमित स्तनपान से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका स्तन मोचन, तो स्तन मोचन का अर्थ क्या है? इम्पोर्टेंट,
बच्चे को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य भोज्य पदार्थ से परिचित कराना। माँ का दूध तो दो, साथ में उसे और भी भोज्य पदार्थ दो, उसे हम स्तन्य मोचन कहते हैं। शिशु माता के दूध पर पूर्णतः निर्भर रहता है। इस अवस्था में उसे अन्य ठोस, अर्ध ठोस पाचक भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे माता का दूध पीना कम कर दे। स्तन्य मोचन की आवश्यकता, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसे सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते जिनकी उसे आवश्यकता होती है, जैसे लौह, प्रोटीन, कैल्शियम आदि। साथ ही जैसे ही बच्चा बढ़ता है उसे स्वाद का ज्ञान होता है, वह नए भोजन, स्वाद, बनावट के प्रति आकर्षित होता है। अधिकांश बच्चे अर्ध तरल आहार ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं जब वे लगभग 6 माह का आयु के होते हैं, तो यह उनके स्तन मोचन का अच्छा समय होता है। 0 से 6 माह के बच्चे, तो इस आयु के लिए शिशु दूध को 2 भागों में विभाजित किया है, प्रथम दूध और भूख दूध। तो देखिए, प्रथम दूध वे होते हैं जिसमें प्रोटीन स्तन दूध में पाए जाने वाले दूध प्रोटीन के समान होते हैं। कुछ प्रथम दूध भी LCPS होते हैं जो मस्तिष्क विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रतिरोधक तंत्र के विकास में फंसे होते हैं। यदि आपका बच्चा स्तन दूध से संतुष्ट है तो 6 माह से पहले दूध बदलने का कोई कारण नहीं है। याद रखिएगा, भूख वाले दूध दही पर आधारित होते हैं। इसमें दूध प्रोटीन का विभिन्न संतुलन होता है जो पचने में लंबा समय लेते हैं। उन बच्चों के लिए लाभदायक हो सकता है जो स्तन दूध से पूर्ण संतुष्ट नहीं होते। प्रथम और भूख वाले दूध के लिए सभी ब्रांड उच्चतर गाय के दूध से परिवर्तित हुए हैं। जन्म से 6 माह तक आपके बच्चों को सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रथम भोजन, तो 6 माह तक याद रखिए शिशुओं की सभी आवश्यकता माँ के दूध से पूरी हो जाती है, परंतु कुछ बड़े शिशुओं की पौष्टिक आवश्यकता पूरी करने के लिए उन्हें माता के दूध के साथ साथ कुछ अन्य दाल भी देना चाहिए। इससे उनकी प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ण होती है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है उसके निगलने व पचाने की शक्ति भी बढ़ जाती है। अब उन्हें नरम आहार दिया जा सकता है, सूजी, दलिया। एक समझदार माँ अपने बच्चे को आरंभ से ही विभिन्न प्रकार के आहार खिलाने के लिए प्रेरित करती है, जिससे बच्चा खाने में नखरे नहीं करता, परिवार के आहार के अनुरूप खाने लगता है। ठोस आहार लेने के लिए बच्चा तैयार, तो अपना सिर ऊपर उठा सकता है। बच्चा चम्मच से प्रथम आहार लेने के लिए सिर उठाने व सीधापन रखने में समर्थ हो जाता है। सहारा मिलने पर अच्छी तरह बैठ सकता है। बच्चा प्रारंभ में ब्रश की सहायता से बैठ पाता है, जबकि ठोस आहार लेने से बच्चा सहारा मिलने पर बैठ सकता है। उसे एक ऊंची कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। चबाने की क्रिया, बच्चा अपने मुंह से खाना घोलने और निगलने में समर्थ हो जाता है। 6वें माह में बच्चे के 1 या 2 दांत निकल आते हैं। एक स्वस्थ भार प्राप्त कर सकता है। अधिकांश बच्चे जब अपने जन्म के भार से दुगने हो जाते हैं तो वे अर्ध तरल भोजन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि 6 माह के लगभग या पहले भी हो सकता है। जो आप खाए उसके प्रति उत्सुकता दिखाता है। जब बच्चा वयस्कों के खाने को देखना प्रारंभ करता है तो मुँह से प्लेट तक पहुंचने का प्रयास करता है। 7 से 8 माह, तो इस अवस्था में भोजन अर्ध तरल रूप में दिया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न फलों सब्जियों को मिश्रित करके उसकी प्यूरी बनाकर शिशु को दिया जा सकता है। 9 से 12 माह, इस अवस्था में भोजन लगभग टुकड़ों में छोटे वयस्क आहार तथा शाखे जैसा हो सकता है। पूरी तरह से ठोस भोजन भी इस अवस्था में बच्चों को दिया जा सकता है। सैंडविच, सादी, डबल रोटी। छोटे बच्चों को निरंतर खिलाए, तो देखिए खिलाने की उचित संख्या भोजन की ऊर्जा गहनता प्रति आहार ग्रहण करने की समान मात्रा पर निर्भर करती है। छोटे बच्चों के छोटे पेट होते हैं, इसलिए उन्हें बढ़ने के साथ साथ भोजन की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। एक औसतन स्वस्थ और निरंतर रूप से स्तनपान कराने वाले बच्चों को पूरक भोजन इस प्रकार देना चाहिए। 6 से 8 माह की आयु में एक दिन में 2 से 3 आहार। 9 से 24 माह की आयु में एक दिन में 3 से 4 आहार। 6 माह की आयु के बाद प्रतिदिन इच्छा अनुसार 1 से लेकर 2 अतिरिक्त अच्छे स्नैक। देखिए, संतुलित आहार और आहार मानचित्र, संतुलित पोषक तत्व।
देखिए प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, अनाज, दाल, खाद्यान्न, सूखे मेवे। कार्बोहाइड्रेट गेहूं है, खाद्यान्न है, चावल है, शहद है, चीनी, ग्लूकोज। विटामिन ए आँखों की दृष्टि के लिए मछली, कार्ड के तेल, मछली, अंडा, मक्खन, हरी सब्जी, आम, पपीता। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दूध, अनाज, जिगर, मांस, हरी सब्जियाँ। वसा आपका मक्खन, अंडा, क्रीम, घी में। लौह मांस, मछली, अंडा, गुड़, हरी सब्जियां, खाद्यान्न में। विटामिन सी खट्टे फल, जूस, नींबू, आंवला, अंगूर, टमाटर, पत्ता गोभी, अमरूद, ताज़ा फल। कैल्शियम हमारा दूध, पनीर में। विटामिन डी मछली, मछली के तेल में, मक्खन, घी में। देखिए पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन। इस आयु में यदि बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो उनकी वृद्धि और उनके विकास धीमी गति से होता है, जिससे बच्चे निर्भर हो जाएंगे, अस्वस्थ हो जाएंगे और उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। यदि इस आयु में बच्चे को पर्याप्त आहार मिलता रहे तो समान दर से उनकी वृद्धि और विकास होता है। इस आयु वर्ग के बच्चों का आहार ऐसा होना चाहिए जो उनकी क्रियाशीलता के अनुरूप ऊर्जा प्रदान करे। पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए आहार आयोजन। तो इस स्थिति में कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं। 2 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा पूर्वगामी कहा जाता है। बच्चे का आहार संतुलित होना चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बालक को भूख कम लगती है और उसकी पौष्टिक आवश्यकता अधिक होती है। दूध से बने पदार्थ, पनीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, खीर बच्चों को देने चाहिए क्योंकि दूध में बच्चों की रुचि कम हो जाती है। इस अवस्था में शैशव काल की अपेक्षा वृद्धि दर कम होती है। इस अवस्था में बच्चा 2.0 से लेकर 2.5 किलोग्राम भार प्रति वर्ष प्राप्त करता है। बच्चे की लंबाई में वृद्धि होती है। बच्चे की शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चा स्वतंत्र बनने लगता है, अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण रखना प्रारंभ कर देता है। बच्चे का भार नियंत्रण बढ़ता है। बच्चे के संपूर्ण स्वास्थ्य और पोषण स्तर का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। पूर्व स्कूलगामी बच्चों का पोषण। तो इस अवस्था में बच्चे को निम्नलिखित पौष्टिक तत्व देना चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण, विटामिन ए। देखिए पूर्व स्कूलगामी बच्चों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जिसमें से पूर्व स्कूलगामी बच्चों को भोजन कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस अवस्था में बच्चे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखना भी पड़ता है। आहार में स्नैक्स सहायक भोजन सामग्री के रूप में होना चाहिए, मुख्य भोजन के स्थापन के रूप में नहीं होना चाहिए। बच्चे को स्वयं भोजन करने की आदत डालनी चाहिए। स्वयं भोजन करके बच्चा भोजन करने में आनंद लेगा। बच्चे को गुनगुना भोजन देना चाहिए। बहुत अधिक गर्म और ठंडा भोजन नहीं देना चाहिए। बच्चे को मसाले वाला भोजन नहीं देना चाहिए। अधिक मसाले वाला भोजन पाचन तंत्र में बाधा उत्पन्न करता है। कच्चे फल, सब्जी इस प्रकार काट दे जिससे बच्चा आसानी से अपने हाथ से पकड़ सके और चबा सके। बच्चों को भोजन की ओर आकर्षित करने के लिए उनके भोजन के रंग, प्रकृति, स्वाद में विभिन्नता लानी चाहिए। उनके बर्तन साफ, सुंदर और अलग होने चाहिए। छोटे छोटे व आकर्षक बर्तन में वह अपने लिए कुछ विशेष अनुभव करे, भोजन के प्रति आकर्षित हो। उसके लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले स्वादिष्ट और रुचिकर खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए, परंतु वे परिवार की आर्थिक सीमा में हों, जो परिवार की जो आर्थिक सीमा है उसमें हो। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार। देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों का आहार पूर्व स्कूलगामी बच्चों के आहार से बहुत मिलता जुलता है। जिस प्रकार के भोजन बच्चों को पहले अच्छे लगते हैं वही अब भी अच्छे लगते हैं। अपने साथियों को देख के वो कई नए नए खाद्य पदार्थों में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे गए तो देखा मैगी खा रहा है तो लगता है मम्मी मेरे लिए भी मैगी बनाना। मम्मी वो बच्चे कहते हैं ना, मम्मी वो आज लंच में पकौड़े लाया था या लंच में स्नैक लाया था, ऐसा स्नैक मेरे लिए भी बना दो। तो 5 से 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों में सम्मिलित हो जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के दांत निकल चुके होते हैं। इस आयु के बच्चे वे सभी पदार्थ खा सकते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति खा सकता है। इस आयु में वे सभी बहुत क्रियाशील होते हैं। उनका ध्यान भोजन में ना होकर अपने खेलकूद में होता है। स्कूल जाने से उनके अनेक नए मित्र बनते हैं जिससे वे अधिक क्रियाशील और सचेत होते हैं। विद्यालय में प्रतिद्वंदी, संवेगात्मक तनाव आदि के कारण बच्चे अधिक मेहनत करते हैं। इस आयु के बच्चों में माँ बाप भी अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण इस आयु के बच्चों के माँ बाप भी अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों को खेलने कूदने से मना करके उन्हें पढ़ने को कहते हैं। उनका स्वयं का ध्यान भी बच्चे की पढ़ाई की तरफ अधिक हो जाता है और उसके खेलों भोजन की ओर कम, परंतु उससे उसके शरीर की वृद्धि और विकास तो निरंतर होता रहता है।
यदि इस आयु में उसके पोषण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो कुपोषित हो जाएगा और इस आयु में बच्चे की क्रियाएं अधिक होती हैं। निरंतर व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति के लिए निरंतर पोषण मिलना भी बहुत जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, बच्चा कुपोषित हो जाएगा। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार, देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों का आहार उनकी रुचि, उनके संगी साथियों की पसंद, स्कूल का समय, स्कूल के वातावरण पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इस आयु के बच्चों का आहार आयोजित करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है। बच्चे के पास सुबह नाश्ता करने के लिए पर्याप्त समय हो, जितना हो सके भोजन को निगले नहीं चबा चबा के खाए। सुबह का नाश्ता पौष्टिक संतुलित हो, नाश्ते में भिन्नता होनी चाहिए, नाश्ता स्वादिष्ट होना चाहिए, इतना आकर्षण हो कि बच्चे स्वयं ही इसकी ओर खींचे आए। नाश्ते के समय वातावरण शांत होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे को नींद ना आए, पढ़ाई कर सके। नाश्ता देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को स्कूल अंतराल में अपने साथियों के साथ घर से लाया हुआ भोजन भी खाना है। स्कूल का टिफ़िन से बच्चे को 1/5 से लेकर 1/6 दैनिक पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। स्कूल का टिफ़िन तैयार करते समय कुछ बात ध्यान रखनी चाहिए। टिफ़िन संतुलित हो, टिफ़िन में विभिन्न भोजन समूहों से भोज्य पदार्थों को चुनकर प्रतिदिन भिन्नता लानी चाहिए। टिफ़िन बच्चे की रुचि का हो। टिफ़िन में ऐसे खाद्य पदार्थ हो जिन्हें ले जाने में बच्चे का बस्ता, पुस्तकें आदि खराब ना हो। टिफ़िन के साथ नैपकिन रखें। टिफ़िन में ऐसा भोजन होना चाहिए जिसे खा के बच्चे को नींद ना आए। टिफ़िन में ऐसा भोजन रखा जा सकता है जिसे बच्चा घर में मुश्किल से खाता है। टिफ़िन के साथ स्वच्छ पानी की बोतल भी दें। सायंकाल का रास्ता, तो देखिए शाम के समय बच्चे के खेलने का समय होता है, इसलिए उनका आहार आयोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाश्ता आकर्षक हो, रुचिकर हो, ढंग से परोसा जाना चाहिए। आहार बच्चों की पसंद का होना चाहिए। नाश्ता पौष्टिक, संतुलित, हल्का होना चाहिए। शाम का नाश्ता बच्चे आराम से बैठ कर चबा चबा के करें, इस बात का ध्यान दें। किशोरावस्था तीव्र गति से वृद्धि विकास की अवस्था है। यह अवस्था लगभग 12 से 20 वर्ष तक होती है। इस अवस्था के अंत तक वह बच्चे से बड़ा होकर युवा हो जाता है। उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था के दौरान व्यक्ति ना तो बच्चा रहता है न बड़ा। जहाँ वह अनेक बातों में परिपक्व हो जाता है, वह अनेक बातों में वह स्वयं को परिपक्व समझते हुए भी परिपक्व नहीं होता है। इस अवस्था में दोहरे व्यक्तित्व के कारण किशोर स्वयं को क्रियाशील रखना पसंद करते हैं, साथ ही उसकी शारीरिक वृद्धि भी बड़ी तीव्र गति से होती है। इस अवस्था के व्यक्तियों को बहुत भूख लगती है, इसलिए भूख शांति के लिए आहार का पौष्टिक और संतुलित होना बहुत जरूरी है। यदि इस अवस्था में किसी कारणवश संतुलित आहार नहीं मिल पाता तो व्यक्ति की वृद्धि और विकास पर कुप्रभाव पड़ता है। यह वह अवस्था है जब बच्चा लंबाई में बढ़ता है और उसकी आहार की मात्रा गुणवत्ता समान व्यक्तियों से अधिक होती है। किशोरावस्था में लड़कों के शरीर में शक्ति का संचार अधिक होता है और लड़कों को अधिक मात्रा में कैलोरीज की आवश्यकता होती है। किशोरों के लिए आहार आयोजन, तो 13 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति किशोर कहलाते हैं। इस अवस्था में मुख्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन घटित होते हैं। तीव्र शारीरिक वृद्धि की अवधि होती है। इस अवस्था में कद, भार में तीव्र वृद्धि होती है। कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र की वृद्धि, विकास होता है। मांसपेशियां, हड्डियों के आकार व मजबूती में वृद्धि होती है। हृदय, फेफड़े, पेट, गुर्दे अपना अंतिम वयस्क आकार और क्रिया का स्तर प्राप्त कर देते हैं। पाचन तंत्र, रक्त संचार की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यौन अंग परिपक्व होते हैं, साथ ही प्रजनन तंत्र की क्रिया भी प्रारंभ होती है। शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है। शरीर के लिए शारीरिक दबाव की अवधि होती है क्योंकि अत्यधिक तीव्र वृद्धि होती है। वृद्धि को प्रोत्साहित करना, बढ़ाने में आहार एक जटिल भूमिका निभाता है। यह वृद्धि का अंतिम अवसर होता है। किशोरावस्था के लिए पोषक तत्व, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लौह तत्व और कैल्शियम है। तो किशोरों के लिए आहार आयोजन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि आहार लेने और भार घटाने की तकनीक के प्रति सतर्क रहना, अत्यधिक खाने से बचें। अत्यधिक भार को कम करने के लिए व्यायाम एकमात्र उपाय है। इन्होंने एक सूची बनाई है किशोरी की आदर्श, ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख लो, मैं दिखा दे रही हूँ। सब भोजन बताया, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, क्या करना चाहिए सब। वयस्कों के लिए आहार आयोजन, तो 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वयस्क कहलाते हैं। इस अवस्था में शरीर के आकार में
वृद्धि होती है वो पूर्ण हो जाती है। शरीर की क्रियाओं के रखरखाव के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। शारीरिक क्रियाओं में धीरे धीरे उन्नतिपूर्ण परिवर्तन होते हैं। छोटे वयस्कों की स्थिति में उनके शरीर में घिसे हुए महीन तंतुओं के स्थानांतरित होने की क्षमता होती है। वृद्ध वयस्कों की स्थिति में शरीर में घिसे हुए रेशों को कम करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। आयु ढलने में परिवर्तन, गुर्दे की क्रियात्मकता में कमी आती है। पाचन मार्ग क्रिया में परिवर्तन, मुंह में अनेक स्वाद ग्रंथियां कम हो जाती हैं। स्वाद की संवेगात्मकता को कम करती है। लाल स्राव की मात्रा में कमी हो जाती है, इसलिए भोजन निगलना कठिन होता है। दांत ढीले पड़ जाते हैं, चबाने में कठिनाई होती है। पाचक रस में कमी हो जाती है। भोजन ठीक प्रकार से ग्रहण और पच नहीं पाता, पेट में लंबे समय तक रहता है। पाचन क्षेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आंत क्षेत्र में भोजन की गति मंद पड़ जाती है। कब्ज हो जाता है। कंकाल तंत्र, तो एक कंकाल हड्डी की क्षति आयु ढलने में पाई जाती है। कैल्शियम फास्फोरस की क्षति पाई जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस वह अवस्था है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, टूट जाती है, अधिकांशतः महिलाओं में। देर तक बैठकर कार्य करने वाले बाबू, अध्यापक, हल्का कार्य करने वाले नौकरानी, डाकिया, नौकर, भारी कार्य करने वाले पत्थर काटने वाला, रिक्शा चलाने वाला। इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि हल्का काम करने वाले व्यक्ति को कम कैलोरी, जो हल्का कार्य करते हैं उनको कम कैलोरी, कठोर श्रम करेंगे, ज़्यादा श्रम करेंगे, उन व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। वृद्धावस्था में पोषक तत्व, तो इस अवस्था में 60 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्ति होते हैं। इस अवस्था में चिंता, संघर्ष और तनाव पहले की अपेक्षा कम हो चुके होते हैं। जीवन का अधिक अनुभव होने के कारण अपने काम में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। इस आयु में कैलोरी वाले आहार की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वृद्ध व्यक्ति उचित आहार निश्चित करने में समस्या का सामना करता है, क्योंकि बढ़ती आयु, दांतों की क्षति के कारण स्वाद में परिवर्तन हो जाते हैं। शारीरिक क्रियाओं में कमी के साथ साथ ऊर्जा संग्रहण में कमी न होने के कारण मोटापा आ जाता है। इस अवस्था में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शरीर को विटामिन, प्रोटीन, खनिज द्रव्य पूरी मात्रा में मिले, आहार संतुलित हो। वे वृद्ध व्यक्ति जो स्वस्थ और संतुलित आहार लेते हैं वे अधिक स्वस्थ और लंबे समय तक फुर्तीले रहते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की ऊर्जा आवश्यकता प्रायः वयस्क व्यक्तियों से कम होती है, परंतु वे कम से कम उसी मात्रा में प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता रखते हैं। रोगी व्यक्ति को अच्छे आहार और अत्यधिक पेय की आवश्यकता क्यों होती है? तो रोगी व्यक्ति को उचित प्रकार का भोजन खाना चाहिए, क्योंकि वे क्रियाशील नहीं होते। उन्हें जीवित रहने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए, क्षति हुए पोषक तत्वों की पुनः स्थापित करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। संक्रमण प्रायः भूख को घटाता है या पोषक तत्वों की आवश्यकता को भी बढ़ाते भी हैं। यदि रोगी व्यक्ति पर्याप्त भोजन नहीं खाता तो वे ऊर्जा पोषण के लिए अपने शरीर की चर्बी, मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वे अपना भार खो देते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, उनका प्रतिरोध तंत्र कम प्रभावकारी हो जाता है और संक्रमणों से लड़ने में कम समर्थ होता है। रोगी व्यक्ति को सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक पानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की क्षति हो जाती है। उन्हें अत्यधिक साफ और स्वच्छ पेयों की आवश्यकता होती है।